सो आज हम लोगों ने स्टडी करना है एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने पिछली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया था, और हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी में कुछ ऐसे लूप होल्स मौजूद थे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करने से मुराद हम ये लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कुछ और चीजें बता रहे होते हैं, और क्लासिकल थ्योरी यानी कि जो इक्वेशंस हैं क्लासिकल थ्योरी की, उनकी प्रेडिक्शंस कुछ और होती हैं। सो इसका मतलब है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही असल में हमें फिर एक तरह से गाइडलाइन देती है कि अब हमें कुछ नया चाहिए, अब हमें कोई नई नई स्कीम चाहिए कैलकुलेशन करने की, कोई हमें नई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए इन इन फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए, जिनमें से एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। इसके अलावा दो तीन और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग उनमें से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं पहले कुछ assumption स्टेट करूंगा कि एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या क्या बता रहे थे, और एक्सपेरिमेंट्स वो किया किस तरीके से जाता है। मतलब मैं एक पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा कि असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि, और क्या क्या वक्त के साथ एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रेस इसमें हुई। देन उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हमारे सामने क्या आए, और फिर हम ये देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या चीजें प्रेडिक्ट करती थी और कहाँ कहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का और क्लासिकल थ्योरी का। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि आइंस्टाइन ने किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया, और आइंस्टाइन के जो आइडियाज थे वो किस हद तक एक्सपेरिमेंट्स के साथ मुताबिकत रखते थे। सो हम आमतौर पर इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। मैं कोशिश करूंगा कि हमने जो चीजें पहले पढ़ी उनसे रिलेटेड ही स्टफ आप लोगों के सामने रखूं। सो बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक तरह से आगाज हुआ था, इस टॉपिक का बकायदा आगाज 1887 में हुआ है। इसके बारे में जो मतलब पहली एक्सपेरिमेंटल इंडिकेशंस लोगों के सामने आई वो 1887 में आई। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। ये वही हर्ट्ज हैं जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। सो हर्ट्ज असल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट को साबित करने के लिए। हम मैक्सवेल इक्वेशंस की थ्योरी बार किसी वक्त में स्टडी करेंगे। आसान आसान अल्फाज में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मतलब यह है कि जो लाइट है वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ये दोनों फील्ड्स मौजूद हैं तो असल में ये दोनों ही लाइट को प्रोपेगेट करवाती हैं। सो सवाल ये है कि वैक्यूम के अंदर लाइट कैसे प्रोपेगेट होती है। मैक्सवेल की इक्वेशंस उसका आंसर देती हैं, और वो रिलेट करती हैं सी को, स्पीड ऑफ लाइट को, एक बहुत इंपॉर्टेंट दो कांस्टेंट्स के साथ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ। आप इस रिलेशन को चेक करें तो आपको एग्जैक्टली ये 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड देंगे सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। तो अगर आप मतलब कोई किसी और गॉसियन यूनिट्स में काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली म्यू नॉट की वैल्यूज चेंज होंगी, जिसकी वजह से ये आंसर डिफरेंट आएगा। सो सिस्टम इंटरनेशनल में बहरहाल ये रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। सो बहरहाल जब ये हेनरिक हर्ट्ज ये क्लासिकल वेव थ्योरी को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तो उसने एक चीज नोट की। वो चीज ये थी कि जब भी आपके पास कोई मेटल, जब भी हम कह लेते हैं कि यहाँ पर एक मेटल सरफेस मौजूद है, क्लीन मेटल सरफेस है, बिल्कुल रफ नहीं है सरफेस, ये इस सरफेस के ऊपर कोई अल्ट्रावायलेट लाइट को इम्पोज किया जाता है। मतलब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम गिराते हैं। तो ये एक मेटल है, इसके ऊपर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराएंगे तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे जिनको उसने चार्जेस का नाम दिया था। कि जब भी किसी क्लीन मेटल सरफेस को अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने एक्सपोज किया जाता है तो उसमें से चार्जेस एमिट होते हैं। सो उस वक्त हर्ट्ज ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो जिस चीज के ऊपर काम कर रहा था उससे रेलिवेंट इसका कोई काम मकसद था नहीं। तो उसने बहरहाल इन रिजल्ट्स को सिर्फ रिपोर्ट किया अपने पेपर में, और बाद में इनको भूल गया कि ये चार्जेस क्या हो सकते हैं, या इन चार्जेस का कोई खास मकसद है, या ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बाद में फिर हर्ट्ज के ही एक और कोलैबोरेटर थे 1880
1908 में विलियम हॉलबॉक्स विलियम हॉलबॉक्स ने ये साबित किया, या कह लेंगे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो चार्जेस हैं ये असल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो ये एक बड़ी प्रोग्रेस थी कि हमें ये पता लग गया कि ये जो एमिटेड चार्जेस हैं ये नेगेटिव चार्जेस हैं। अब फिर लोगों को इस बात में दिलचस्पी हुई कि असल में ये एमिटेड चार्जेस नेगेटिव हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये होते क्या चीज़ें हैं। इस बात को साबित करने में थोड़ा सा ज़्यादा अरसा लग गया, लेकिन अल्टीमेटली 1889 में, सॉरी 1899 में सर जे जे थॉमसन ने, वो कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन पार्टिकल्स की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करना चाह रहे थे। सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इस बात को कंफर्म किया कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये असल में, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एमिटेड नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम कह सकते हैं कि हर्ट्ज ने 1887 में जिस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था कि जब किसी क्लीन मेटल सरफेस पे अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज, उसको उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को गिराया जाए, फॉल करवाया जाए, बम्बार्ड करवाया जाए, तो वहां से कुछ चार्जेस निकलते हैं। वो नेगेटिव चार्जेस असल में इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसे बाद में लोगों ने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया। फोटो से मुराद है लाइट, इलेक्ट्रिक से मुराद है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट और इस तरह के फिनोमेना प्रोड्यूस होते हैं। लिहाजा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इसलिए इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया जाता है। सो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ लाइट की वजह से तो नहीं निकलते। हम एमिशन करवा रहे हैं ना किसी मेटल में से, और ये मिशन सिर्फ लाइट की वजह से तो नहीं होती। इस मिशन के बहुत सारे तरीके हैं मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के। एक तरीका आपके पास थर्मियोनिक मिशन है। थर्मियोनिक मिशन में क्या होता है कि आप किसी मेटल को हीट अप करें, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये भी एक तरीका है। एक तरीका आपके पास होता है सेकेंडरी मिशन। सेकेंडरी एमिशन से क्या मुराद है कि अगर आपके पास ये मेटल सरफेस है, आप इसके ऊपर किसी लाइट को फॉल ना करवाएं, आप इसके ऊपर किसी और पार्टिकल को फॉल करवा दें, तो किसी हैवी पार्टिकल को फॉल करवा दें। वो पार्टिकल भी क्या करेगा, असल में तो वो पार्टिकल अपनी एनर्जी इस मेटल को देगा। उस मेटल में जो वैलेंस शेल में मौजूद, आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि उस मेटल के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। उन्हें तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी चाहे हीट से मिले चाहे किसी और पार्टिकल से मिले, वो यहाँ से एमिट कर जाएंगे। सो अगर ये मेटल, ऑल दो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन अगर हम एज्यूम करेंगे हाइड्रोजन के केस में आपको 13.6 ईवी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी अगर आप चाहे हीटिंग के जरिए दें, चाहे आप किसी दूसरे पार्टिकल के थ्रू प्रोवाइड करें, सो उस हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो उसमें से निकल जाएगा और पीछे आपके पास H पॉजिटिव बच जाएगा। इस तरह के एमिशन को सेकेंडरी एमिशन कहते हैं, जो पार्टिकल्स की वजह से होता है, हाई स्पीड पार्टिकल्स की वजह से। एक चीज हमारे पास तीसरी टाइप है एमिशन की, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि आप अपने मेटल को किसी वेरी स्ट्रॉन्ग, किसी ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। एक्सटर्नल, उसकी वजह से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, या आप लोगों ने या एफएससी में इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ी होंगी। फिलहाल ये हमारे हमारे काम का टॉपिक नहीं, लेकिन आप लोग इसको देखना चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं। चौथी टाइप है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, या फोटो एमिशन कह सकते हैं, या यहाँ पर हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दे रहे हैं, कि जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाते हैं। आमतौर पर इसमें या तो अल्ट्रावायलेट लाइट ली जाती है या विजिबल ली जाती है। यूएली बाकियों से भी बार एमिशन पॉसिबल है, लेकिन आमतौर पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को यूज किया जाता है।
मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं, यूजुअली रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू लाइट को, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सोर्सेज जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं और उनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है और वो थोड़े से महंगे भी हैं। सो अब हम एक दफ़ा देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और मैं इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर सही बन जाए तो। सो ये आपके पास एक कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पर एक आपने कैथोड रखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास एक एनोड है। इसे कनेक्ट कर देते हैं किसी पावर सप्लाई के साथ। ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होगी। और यहाँ पर हम एक लगा देते हैं एमिटर, जो करंट को मेजर करेगा सब में। सो ये आपके पास एमिटर है, ये हमारे पास कैथोड है जिसको हम कलेक्टर भी कह सकते हैं एमिटर की मुनासबत से, या हम इसको एनोड कह देते हैं। और ये हमारे पास कैथोड है, इसको हम लोग फोटो कैथोड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग किसी इंसिडेंट लाइट को हम फॉल करवाते हैं इसके ऊपर। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उन्हें इस तरह की वेगली लाइन से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल है इसका। इनको स्ट्रेट एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी। अब वो इंसिडेंट लाइट या तो यूवी हो सकती है या वो विजिबल हो सकती है। अच्छा, जब वो लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो वो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगी मुख्तलिफ डायरेक्शन में से। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो जे जे थॉमसन ने फाइंड किए थे, या हर्ट्ज ने जो पहली बार ऑब्जर्व किए थे, नेगेटिव चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक फासला तय करने के बाद इस कलेक्टर के ऊपर पहुंचेंगे, आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के और ये पावर सप्लाई थी, मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख दूँ। अब ये पावर सप्लाई है। सो इसके ऊपर हम नेगेटिव देते हैं और ये पॉजिटिव है फिलहाल इस वक्त। और ये इस डायरेक्शन में आपके पास करंट है और ये एमीटर है। अब होगा ये कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके पास कैथोड से एनोड तक पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बदले में करंट एमीटर में शो हो जाएगा, एमीटर कोई रीडिंग शो करेगा। सो ये अब यहाँ पर फिर ये आपका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेक्ट करवा रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर बैटरी लगाने का मकसद क्या है। इस बैटरी को मैं दो तरह से लगा सकता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर ये सिस्टम शो किया हुआ है कि एक माइनस और प्लस यहाँ पर लगा दिया है। एक तरीका बैटरी को लगाने का ये है कि मैं इसको प्लस और माइनस कर दूँ, यानी कि पोलैरिटी को रिवर्स कर दूँ। जब मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाऊंगा माइनस और प्लस की फॉर्म में, तो आपके पास जो ये कैथोड होगा, सॉरी ये जो एनोड होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक दफा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो चुके हैं, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अब यहाँ पर एक्सीलरेशन होगी। सो जिसकी वजह से इस वोल्टेज को मैं नाम दूंगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेलरेट करवा रहा है कैथोड की तरफ। लेकिन जैसे मैं बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करूंगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज कैथोड वाला, सॉरी, इन इन एनोड वाला नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये इनको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि रुक जाएं। जितना ज्यादा नेगेटिव मैं बढ़ाता जाऊंगा, मैं फॉर एग्जांपल कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है से -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पर मेरे पास एनोड है, बैटरी का पोलैरिटी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, इतना नेगेटिव कर दिया कि ये -2 तक चला गया है। So, जैसे ये -2 पर जाएगा, इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी से ये इसकी तरफ आ रहे थे उतनी ही एनर्जी तो आपका एनोड भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्सेलरेट नहीं होंगे बल्कि रिपेल हो रहे होंगे, जिसकी वजह से इसको रिटार्डेड पोटेंशियल भी कहा जाता है, या चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम दे रहा है तो इसलिए हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। इसे आमतौर पर वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस का सिंबल लगा के। बहुत सारी बुक्स में इसको वी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस फॉर स्टॉपिंग। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई मसला इस चीज को समझने में, एक एक्सपेरिमेंट किस तरीके से सेटअप किया है? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इस एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर लोगों ने डाटा वगैरह इकट्ठा किया, हर्ट्ज ने और वो बाकी लोगों ने, और कुछ फाइंडिंग्स लोगों के सामने रखी, साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने। हम एक अब उन रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या रिजल्ट दे रहा था हमें। पहला रिजल्ट मैं इसको R1 कह रहा हूँ, ये हमें बाद में काम आएगा। R1 रिजल्ट हमें क्या बताता था? पहली एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एमिट हो रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे। ये पहला पॉइंट है इसका, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपके पास यानी कि इंडिपेंडेंट जो लाइट आप फॉल करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी चाहे जो मर्जी हो, किसी एक खास मेटल के से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी असल में इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कुछ और ये और चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये बहरहाल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ इस बात को, इस बात का मतलब ये होगा कि मुख्तलिफ इंटेंसिटी की लाइट्स है मेरे पास। यहाँ पर करंट है आपके पास और इस डायरेक्शन में वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पर 0 है। ये अप्लाइड वोल्टेज, और ये आपके पास फोटो करंट है। हम कहते हैं कि एक दफा आपके पास जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो ये थी, इसको मैं अब आई चूंकि मैंने इसके लिए रिजर्व कर लिया तो मैं इंटेंसिटी को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, I1 है। अगली दफा इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है किसी और इंटेंसिटी की लाइट है, I2 है। कोई और एक और लाइट ले लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी आपके पास I3 है। अब एक्सपेरिमेंट्स ये कहते थे कि चाहे इनकी फ्रीक्वेंसी जो मर्जी हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी इनकी इंटेंसिटी चाहे जो मर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पर ही रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर कोई अप्लाइड वोल्टेज भी होगा। असल में आपका अप्लाइड वोल्टेज ही आपके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उनको रोकना चाहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उनको रोकने के लिए, यानी कि आपको उतना ही, उनको रोकने का मतलब है कि आपको रिपेल करवाना पड़ेगा। रिपेल करवाने का मतलब है कि आपको उतना ज्यादा नेगेटिव पोलैरिटी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा।
सो इसका मतलब ये होगा कि इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा। सो लेट मी कॉल दिस, चाहे आपके पास इंटेंसिटी जो मर्जी हो लेकिन स्टॉपिंग वोल्टेज आपके पास चेंज नहीं होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। क्लियर है ये पॉइंट आप सबको? इस बात का मतलब ये कि एक्सपेरिमेंट्स ये कहते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। अगर वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती, फिर अब हम एक दफा इस चीज को दोबारा देखते हैं इस डायग्राम में कि अगर अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स, अब इसका अब हमें मुझे एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम दे रहे हैं, ये बेसिकली हाफ mv² के बराबर है। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ EB के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उनकी मूविंग काइनेटिक एनर्जी वो दोनों बराबर हैं। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना चाहता हूँ, इनको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, mvx², सॉरी mv max²। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रोकना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी या वो वोल्टेज किसी एक खास v पर या मुझे ये कहना चाहिए कि किसी खास v max पर इनकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, तो स्टॉप होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई नेगेटिव वी मैक्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बैटरी की पोलैरिटीज को रिटार्ड करवाना पड़ेगा, रिवर्स करवाना पड़ेगा। इस वोल्टेज के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी स्पीड डिफरेंट, इनकी स्पीड जो होगी वो जीरो हो जाएगी जब मेरे पास मैं -v0 अप्लाई कर रहा हूँ। अब एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि स्पीड, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आप जो मर्जी इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवा लें, चाहे उसकी इंटेंसिटी 1 यूनिट्स हो, 2 यूनिट्स हो, 100 यूनिट्स हो, वो तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक -v मैक्स ही काफी होगा, जिसको हम लोग -v0 का नाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि I1, I2 और I3 तीनों एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज तो सेम है। ये ग्राफ हमें असल में यही चीज बता रहे हैं कि चाहे इंटेंसिटी डिफरेंट हो, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। क्लियर है जी? आप में से कोई मुझे बता दे अगर अभी भी कोई मसला है इस पॉइंट में। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। सर माइंड ना कीजिएगा, असल में हमें पिछले लेक्चर में भी कुछ इतनी खास समझ नहीं आई जो आपने पीडीएफ में सेंड किया था। क्या? जो पीडीएफ के अंदर आपने लेक्चर हमें भेजा था ना, सेंड किया था, हाँ जी। तो उसकी सर हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या करना है इसका सर। आपने ये टॉपिक दोनों किताबों से पढ़ा था, थॉर्नटन की बुक से भी और सर्वे की बुक से? सर की बुक से तो नहीं पढ़ा। हाँ, तो फिर समझ कैसे आएगी? टॉपिक समझने के लिए उसको आपको दोनों तीनों किताबों से पढ़ना होगा, उनमें जो प्रॉब्लम्स दी हुई उनको करना होगा। लेक्चर लेने से चीजें नहीं समझ में आनी जब तक आप इसको खुद नहीं एक दफा गो थ्रू करेंगे। सर बुक्स इधर से मिलने नहीं साहिवाल से सर, इतने तो इनके आपको पता है कि इतनी जल्दी कहाँ से इंशाल्लाह और से जब तक नहीं है तब तक आप लोग पीडीएफ में उनको पढ़ते रहें। मैंने तो इस बात को एक हफ्ता हो गया मुझे ये बात बताए हुए, और आप लोग मुझे आज क्लास में ये बात आप मुझे बता रहे हैं। मैंने आपको उस दिन कहा था कि अगर आपको नहीं मिल रही तो आप लोग मुझे बताएं किताबों का, मैं आपको कहीं से अरेंज करवा देता हूँ। लेकिन जब मेहरबानी तक करना पीडीएफ भाई। तो है ना उस वक्त तक, जी जी सर। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि किताबें नहीं मिल रही, पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास, वहां से इनको पढ़ें। मतलब ठीक है सर। आप मुझे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें टॉपिक समझ नहीं आया, जबकि आपने ना उससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स की हैं ना उसको किताबों से पढ़ा है। इससे इससे तो डेफिनेटली टॉपिक नहीं समझ में आएगा। जी। तो 5-6 घंटे एक टॉपिक पे लगाया करें हर लेक्चर के बाद ना, उसको कम से कम 5-6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 7-8 घंटे उस टॉपिक को दिया करें।
प्रॉब्लम्स करने पे, उसको अंडरस्टैंड करने पे। उसके बगैर कुछ नहीं समझ में आना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बगैर आहिस्ता आहिस्ता, ये अभी तो हम बहुत सीधी सीधी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 2 हफ्तों के बाद ये कोर्स बहुत तेजी से एडवांस लेवल पे जाएगा। अब जब हम श्रोडिंगर इक्वेशंस और उससे ऑनवर्ड चीजें स्टार्ट करेंगे। so अगर आपको अभी भी मसला हो रहा है और आप लोग हर लेक्चर पे 7-8 घंटे नहीं लगा रहे, तो आगे जाके आप लोगों के लिए कोर्स बिल्कुल आप लोगों के लिए ना, आप लोगों की कह लें कि हिम्मत से बाहर हो जाएगा अगर आप लोग 7 से 8 घंटे इस कोर्स को नहीं देंगे। सो इसको पढ़ने की आदत डालें, पढ़ के मेरे से सवाल करें किताबों में कि किताब में ये लिखा हुआ है, आपने लेक्चर में ये बताया और हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या किताब की ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन में ऐसे लिखी हुई, लेकिन मेरे दिन में ये आ रहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए इसको। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग करें मेरे से। हाँ जी, जो भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ इसमें किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? तो इस बात से फिर मैं यही अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो इस बात का मतलब फिर मैं यही लूंगा कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें। सर आपने लास्ट लेक्चर पीडीएफ भी नहीं सेंड किया। तो पीडीएफ तो मैंने आपको उसका लिंक भेजा, तो वो उसकी पीडीएफ मेरे उसके ब्लॉग के ऊपर मौजूद है। आपने लिंक विजिट नहीं किया इसका मतलब है। व्हाइट बोर्ड की स्लाइड्स भी मौजूद है, मेरे जो अपने हैंड आउट्स होते हैं जो मैं लेक्चर तैयार करने के लिए लिखता हूँ वो भी वहां पर मौजूद है। आपने बगैर देखे आगे मुझे कह रहे हैं कि वो मैंने भेजा नहीं आपको। वो तो मैंने उसी दिन अपलोड कर दिया था वेबसाइट पे। सबार जो चीज़ मैं फिल बता रहा हूँ इसका पहला रिजल्ट, इसमें कोई चीज़ मसला है, बाकी बातों को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद। फिलहाल तो जो चीज़ मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ये बताएं। जो पहला एक्सपेरिमेंट रिजल्ट मैंने इस वक्त यहाँ पर लिखा, आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें कोई मसला है, इसकी नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझाता हूँ। ओके, सो इसका मतलब है कि ये क्लियर है। सो सेकंड एक्सपेरिमेंटल इंडिकेशन क्या थी? सेकंड एक्सपेरिमेंटल इंडिकेशन ये थी कि काइनेटिक एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड नहीं करती, ये तो एक्सपेरिमेंट्स ने साबित कर दिया। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट साथ में ये भी कह रहे थे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड डिफरेंट होगी। अगर उनकी स्पीड डिफरेंट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अप्लाइड वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। इस बात का मतलब ये है कि फिर उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज़ को ड्रॉ करना चाहूँ उसी तरीके से, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग अप्लाइड वोल्टेज ले लेते हैं, यहाँ पर करंट ले लेते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी सर। एक मिनट। सर अब हो रही है। अब हो रही है? ठीक है। तो अब ये ग्राफ नजर आ रहा है आप लोगों को जो मैंने इसमें वी और आई लिखे हुए हैं फिलहाल? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये कहते थे कि आपके पास एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी किसी खास इंटेंसिटी की लाइट है, इंटेंसिटी सेम है, सो कांस्टेंट इंटेंसिटी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से मुराद ये कि हमने यहाँ पर 3 तरह की लाइट्स ली हैं, 3 तरह की लाइट फॉल करवाई हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं।
इस बात का मतलब ये होगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाइड वोल्टेज होगा वो भी डिफरेंट होगा, या अप्लाई जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट होगा। सो इसका माइनस वी नॉट वन है, इसका माइनस वी नॉट टू है, इसका माइनस वी नॉट थ्री होगा। माइनस वी नॉट किसके साथ रिलेटेड है? असल में काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर। सो हर इलेक्ट अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब यह है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंट है। इस रिलेशन से हमें पता है फिलहाल कि अगर इसको वन करूंगा तो ये भी वन होगा, इसको टू करूंगा तो ये भी टू होगा। सो अगर आपके पास एनर्जी डिफरेंट आती है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिफरेंट है। सो और चूंकि वेलोसिटी को कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है? अप्लाइड वोल्टेज, जिसको हम ई वी नॉट कह रहे हैं। सो इसका मतलब है कि ए वी वन वी मैक्स वन अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर वी नॉट वन देना होगा, कोई और फ्री स्पीड अप्लाई करने के लिए आपको वी नॉट टू देना होगा, कोई और स्पीड के लिए आपको वी नॉट थ्री देना होगा। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने स्टॉप करना है तो आपको डिफरेंट वी नॉट्स देने होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इस नेगेटिव साइन की वजह से हम अप्लाइड वोल्टेज को स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स यानी कि हमें ये बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इस ग्राफ में दोबारा देखें, डिफरेंट इंटेंसिटीज, लेकिन यहां पर मैं एक दफा दोबारा लिखता हूं कि यहां पर मतलब ये है कि डिफरेंट इंटेंसिटीज सेम फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि सेम स्पीड, यानी कि सेम एनर्जी या सेम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इस बात का मतलब जो हमने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया था? इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब है कि बाकी सारी चीजें सेम होंगी आपके पास। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है, अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है। मुझे बल्कि यहाँ पर ये लिखना चाहिए, सेम माइनस वी नॉट और सेम वी नॉट। सो अगर माइनस का साइन नहीं है तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, माइनस का साइन है तो ये स्टॉपिंग वोल्टेज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करूं कि इंटेंसिटी को सेम रखूं, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ है, सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि फिर डिफरेंट स्टॉपिंग वोल्टेज होगा, डिफरेंट आपके पास अप्लाइड वोल्टेज होगा, डिफरेंट वी मैक्स होगा, और डिफरेंट ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन किसी का? जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक रिजल्ट हम लोग और देखते हैं, R3। वो रिजल्ट हमें ये कहता था, एक्सपेरिमेंट्स हमें ये कहते थे कि मिसाल के तौर पर किसी एक मेटल के लिए, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई मेटल मौजूद है यहाँ पर। इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक खास अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी देनी होगी। मैं कह देता हूँ कि वो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज के बराबर है। ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई करने के लिए फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी एनर्जी सोर्स के थ्रू आ रही होगी। सो आपको असल में इसके बाद का मतलब ये है कि फिर आपको इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इस मेटल का वर्क फंक्शन, यानी कि आपको इतना वर्क करना पड़ रहा है इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इस वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये फाई डिपेंड कर रहा है असल में एफ के ऊपर। लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, या जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, वो आपके पास 2 हर्ट्ज एफ 2 हर्ट्ज के बराबर है। लेकिन मेरे सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जहां से मेरी इनकमिंग रेडिएशन आ रही है, मैं कह देता हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 हर्ट्ज के बराबर है। सो एफ लेस देन एफ नॉट है। अगर मेरी इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे।
अगर मेरी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, सो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या ये जो वर्क फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। डिफरेंट मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, उसके अलावा ये और किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाइड्रोजन के लिए और है, कैल्शियम के लिए और होगी, आर्गॉन के लिए कुछ और होगी, इस बार हर एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। हाँ, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ज्यादा है एफ नॉट से, सो कह देते हैं कि मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 हर्ट्ज एफ, इसमें से मुझे 2 हर्ट्ज तो चाहिए इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाकी जो बचेगी 3 हर्ट्ज, ये 3 हर्ट्ज असल में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में। सो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे वो असल में इस एनर्जी से मूव कर रहे होंगे, जो 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उनको प्रोवाइड कर रही होगी। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, तो अगर मैं 1 हर्ट्ज यहाँ पर कह दूं, लेकिन मुझे चाहिए 2 हर्ट्ज है, तो ये इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी। जिसका मतलब है कि आपके पास अभी 1 हर्ट्ज की एनर्जी कम है, वो आपको किसी तरीके से इसको सप्लाई करनी होगी। जब तक वो एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसे कम एनर्जी प्रोवाइड करूं, से अगर मैं -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करूं, तो क्या मैं हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करवा सकता हूं? अगर मैं इसे कम एनर्जी दूं, तो क्या मैं हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करवा सकता हूं? हाँ सर। नहीं करवा सकता। अगर मैं इससे ज्यादा एनर्जी दूं तो आयोनाइज तो हो सकता है, लेकिन सर डीनेचर हो जाएगा। आयोनाइज तो हो सकता है, और जो बाकी एनर्जी बचेगी, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूं, तो उस सूरत में 13.6 तो आयोनाइज करने में निकल गई, बाकी बच गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन पॉसिबल है। सेम केस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो जब तक आप एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मेटल के वर्क फंक्शन से आ रही है वो सप्लाई नहीं करेंगे, आपके पास किसी किस्म के फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। सो एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी जो मर्जी सिचुएशन हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, और आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी इंक्रीज करवाते जाएं सोर्स की, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स किसी सूरत भी इजेक्ट नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर एक दफा आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव कर ली है और उसके बाद सोर्स की इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे करंट कम या ज्यादा हो सकता है, फोटो करंट। सो ये तीसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। चौथा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे सामने ये आ रहा था एक्सपेरिमेंट से कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स proportional to intensity of light। लेकिन इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात जब हम कर रहे हैं, इस बात का मतलब ये कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट से तो ज्यादा है, या एफ नॉट के बराबर ही, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। सो लेट मी कॉल दिस कि ये आपके पास इस एक दफा आपने इसकी फ्रीक्वेंसी दी, सॉरी इस फ्रीक्वेंसी से एक दफा आप इंटेंसिटी दे रहे हैं I1, और एक दफा आप दे रहे हैं इंटेंसिटी I2। अब इंटेंसिटी होती क्या? इंटेंसिटी से मुराद ये होती है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि आपके पास किसी यूनिट टाइम के अंदर एक यूनिट मीटर सरफेस को आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। सो ये समझें कि अगर मेरे पास ये कोई शीट ऑफ पेपर है, सो जिसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, मैं इसको 1 सेकंड में कोई एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। आप ये समझें कि ये इसके अंदर ना हमने मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर किसी चीज को गिराता हूँ या इसके ऊपर कोई चोट लगाता हूँ किसी चीज की, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सो एक दफा मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, या कह लें कि एक दफा मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की से 1 जूल की, अगली दफा एनर्जी प्रोवाइड की 2 जूल की, E1 और E2। अब डेफिनेटली जब मेरे पास एनर्जी कम है तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी कम होगी, सो I1 लेस देन होगा I2 से। जब मैं E1 के साथ इसके ऊपर किसी चीज को गिराता हूं तो कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिट होंगे, लेकिन अगर मैं ज्यादा एनर्जी के साथ गिराता हूं तो ज्यादा पार्टिकल्स इमिट होंगे। सो सेम काम यहाँ पर है।
अगर मेरी लाइट इस मेटल के ऊपर, ये फर्ज करते हैं कि ये मेरे पास एक मेटल है, इसके ऊपर मैं मेरी कोई लाइट फॉल कर रही है, अब एक दफा इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए हैं। अब अगर मेरे पास मैं पीछे से किसी तरीके से इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस मेटल से आके टकरा रहे हैं उनको बढ़ा दिए हैं। अगर मेरे वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हैं तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। सो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं, बम्बार्डिंग फोटॉन्स, so correspondingly नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन ये सारा काम तब होगा जब एक दफा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव हो गई है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं हुई, फिर आप चाहे जितना मर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाते जाएं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ये रिस्ट्रिक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। क्लियर? कोई यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी, सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? गाइस कोई एक मुझे बता दे ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। सर थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फिर शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। सो यहाँ पर मेरे पास इंटेंसिटी है। जब मैं इंटेंसिटी कह रहा हूँ तो मेरे से मुराद नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। मैं इससे मुराद आसान अल्फाज में ये ले रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इससे मुराद मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने कंडीशन ये लगाई कि आपकी जो इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या उससे ज्यादा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। अगर ये कंडीशन होगी तो फिर जैसे जैसे मैं इन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाता जाऊंगा, नंबर ऑफ यानी कि इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करता जाऊंगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास फोटो करंट भी बढ़ता जाएगा। यानी फोटो करंट बढ़ने की वजह क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। सो यानी इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाऊंगा, अगर कंडीशन क्या है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव हो गई है उसके बाद, उससे पहले नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव होने के बाद मेरी इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, सॉरी, इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अगर इंटेंसिटी कम करता जाऊंगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। क्लियर है अब ये बात, या अभी हाँ भी? सर। चले, सही है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, अभी हम इसको दोबारा भी स्टडी करेंगे। आखिरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें क्या बताता है? आखिरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास ये है कि जो ये आपके पास कोई अगेन दोबारा से मेटल सरफेस ड्रॉ की हमने। अब यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर इसको मैं एच बी कह रहा हूँ और इसको मैं सिंपल इलेक्ट्रॉन्स कह देता हूँ। अब लाइट के आना, बम्बार्ड करना और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इस प्रोसेस में कोई ना कोई टाइम तो लगना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ से लाइट आई है, वो एनर्जी यहाँ तक शिफ्ट हुई है और इलेक्ट्रॉन्स ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, देन फिर वो इजेक्ट हो गए मेटल से। यानी कि फोटॉन्स के आगे टकराने और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कोई ना कोई टाइम तो लगना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ये बताते थे कि ये जो प्रोसेस है ये सारा बहुत इंस्टेंटेनियसली होता था। यानी इसमें जो टाइम था वो आमतौर पर 1 सेकंड के 1 बिलियन पार्ट से भी कम था। जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। और आप चाहे आप इस इनकम और इस टाइम का ताल्लुक इस बात से नहीं कि स्लाइड की इंटेंसिटी की, आप इस स्लाइड की इंटेंसिटी जो मर्जी बढ़ा करते जाएं, इसको जितना मर्जी ज्यादा कर दें, ये टाइम हमेशा इससे कम ही रहेगा। सो फोटॉन्स के टकराने और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का टाइम लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। सो ये एक्सपेरिमेंट असल में किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसको हम लोग लेनर्ड, मुझे पूरा नाम इसका याद नहीं है। सो लेनर्ड ने 1902 में एक्सपेरिमेंट किया था और इसको इस बात पर 1905 का नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में।
सो ये उसके एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स थी जो उसने हर्ट्ज के और हर्ट्ज के, हॉलवॉक्स के और थॉमसन वगैरह के कामों को की रोशनी में एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स की। सो ये उसके एक्सपेरिमेंट्स था जिसकी बेस पर उसको फिर नोबेल प्राइज वगैरह दिया गया था। सो लेकिन अब असल सवाल ये तो एक्सपेरिमेंटल साइड पर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला मसला रिजॉल्व हो गया, लेकिन थ्योरी के लोगों के लिए एक सवाल ये सामने था कि इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट के जरिए। अब ये हमने देखना है कि क्लासिकल वेव थ्योरी इन रिजल्ट्स के बारे में क्या इंडिकेशन देती थी या क्या बताती है। यहाँ तक क्लियर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। सो अब हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लासिकल इंटरप्रिटेशन को। कि क्लासिकल थ्योरी हमें क्या बता रही है इस काम के बारे में। क्लासिकल थ्योरी, अब मैं यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी के पोस्टुलेट्स को सिर्फ स्टेट करता जाऊंगा और देखते जाए, हम ये नहीं देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी में पोस्टुलेट्स आते कैसे हैं। सो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इस बात में तो कोई इश्यू नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन eject electrons from the matter, कि वो किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सकती है। क्लासिकल थ्योरी इस बात को अलाउ करती है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी एक खराबी ये पैदा करती है कि जो पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी टोटल एनर्जी, उनकी कोई ना कोई एनर्जी होगी। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक उनकी टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग काइनेटिक टोटल का नाम दे देते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। ये क्लासिकल थ्योरी की प्रेडिक्शन थी, यानी कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा इनकमिंग लाइट की, टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स इस बात को नफ़ी करते हैं, इस बात की नफ़ी करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी के साथ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है। और प्लांक्स का रिलेशन भी खैर हमें यही बता रहा था। सो क्लासिकल थ्योरी में हम इन चीज़ों को तो खैर नहीं साबित कर सकते। दूसरी एक चीज़ आपने अगर याद हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट और भी देखा था इस डायग्राम में, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। और कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपके पास वोल्टेजेस डिफरेंट आएंगे, वोल्टेजेस डिफरेंट आएंगे तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। तो असल में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी असल में इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। सो अगर वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है तो फिर इसका मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स इस बात को नहीं मानते। एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक ये बात गलत है। क्लियर है यहां तक? इस बात में कोई मसला? सो ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसकी। तो इसका मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी पोस्टुलेट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पर दोबारा से स्क्रीन आपके सामने रखता हूँ। एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या बता रहे हैं R1 में, कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही है कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम टोटल एनर्जी का नाम दे रहे हैं, डज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ये पहली कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉनली ऑन फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक तो वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही अगर इंटेंसिटी पे करती है तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। सो सेकंड पोस्टुलेट भी क्लासिकल थ्योरी वेरीफाई नहीं कर रही। थर्ड क्या था रिजल्ट, कि अगर कि आपके पास कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक ही कोई नहीं है, सिर्फ आपके पास एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर आपने वो अचीव कर ली है
एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सकते हैं। सो इसका मतलब है कि इन तीनों पॉइंट्स को क्लासिकल थ्योरी वेरीफाई नहीं करती। सो दूसरा ये वाला जो रिजल्ट है R4 वाला, ये क्लासिकल थ्योरी के बिल्कुल अकॉर्डिंग है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। क्लासिकल थ्योरी इस बात को मानती है। जो पांचवा रिजल्ट हमने लिखा है कि ये टाइम लैग आता है, मतलब इतना कम टाइम लैग आता है, और ये उस वक्त आएगा जब एक दफा एक खास अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अचीव होगी है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो ये कहते हैं कि जब तक एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं हासिल होगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि चूंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक कोई नहीं है, सारी बात हम इंटेंसिटी की कर रहे हैं, तो अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्मॉल भी है, सो वेरी वेरी स्मॉल भी है, तो इसका मतलब है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन्स निकल लाजमी आएंगे। अगेन एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि जब तक एक खास अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, किसी सूरत नहीं निकल सकते। लेकिन चूंकि क्लासिकल थ्योरी में फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारी बात इंटेंसिटी की हो रही है। सो क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि अगर आपके पास इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, सो लेट मी कॉल दिस कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कभी ना कभी निकल ही आएंगे। सो इसका मतलब है कि R5 भी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक साबित नहीं हो सकता। सो क्लासिकल थ्योरी सिर्फ एक पॉइंट को साबित करती है, बाकी चारों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को क्लासिकल थ्योरी साबित नहीं कर सकती। क्लियर है? यहां तक कोई मसला है इसमें? मैं यहां पर लिख देता हूं। सो R1, R2, R3 and R5, classical theory does not explain। हम ये नहीं देख रहे कि क्लासिकल थ्योरी में ऐसी क्या वजूहत हैं जो इसको एक्सप्लेन नहीं करती, अब वो एक अलग सब्जेक्ट का टॉपिक है, लेकिन हमने सिर्फ ये बताया है कि इन पॉइंट्स को क्लासिकल थ्योरी नहीं साबित करती, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है लाइट की, वो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, लेकिन चौथा जो पॉइंट है, क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स। सो ये हमारे सामने मसाइल हैं इसकी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन में, जिसकी वजह से हमें क्वांटम थ्योरी चाहिए या हमें कुछ एक नया व्यू पॉइंट चाहिए। यहां तक कोई मुश्किल, कोई मसला? अब हम देखते हैं कि आइंस्टाइन का आइडिया क्या था। सो आइंस्टाइन ने 1905 में ये काम किया था। आइंस्टाइन के लिए बड़ा वो एक सेमिनल ईयर था, उसमें उसने 3 पेपर लिखे थे। एक ब्राउनियन मोशन पर, असल में 4 लिखे थे, एक ब्राउनियन मोशन पर, 2 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। उन चारों पेपर्स ने असल में बाद में आने वाली फिजिक्स का नक्शा बदल के रख दिया था, जिनमें से एक पेपर उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। आइंस्टाइन ने काफी हद तक प्लांक्स के आइडिया को इस्तेमाल किया था। प्लांक्स का आइडिया ये था जो हमने उस दिन स्टडी किया था। प्लांक के मुताबिक किसी भी एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि डेल्टा ई का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली एचएफ के बराबर होगा। आइंस्टाइन ने इसी को एक स्टेप और आगे ले गया इस आइडिया को। आइंस्टाइन ने ये कहा कि इलेक्ट्रो में, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड EM रेडिएशन फील्ड इज क्वांटाइज्ड। आइंस्टाइन इस चीज को एक स्टेप आगे ले गया। उसने ये कहा कि लाजमी नहीं कि एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड EM रेडिएशन फील्ड ही क्वांटाइज्ड हो, असल में EM रेडिएशन फील्ड इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो खुद में ही क्वांटाइज्ड है, इसी वजह से वो ये बिहेवियर शो करती है। प्लांक्स यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं अज्यूम कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा था वो कंटिन्यूस वेव तो है, लेकिन वो असल में जब एमिट या एब्जॉर्ब होती तो ये बिहेवियर शो करती है। लेकिन आइंस्टाइन ये कह रहा था चूंकि वो खुद में क्वांटाइज्ड है तो इसलिए वो ये बिहेवियर शो करती है, यानी कि
लाजमी नहीं कि डेल्टा ई ही आपके पास एच एफ के बराबर हो आए, बल्कि चूंकि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड का जो एक यूनिट होता है उसको क्वांटा कहते हैं। क्वांटा से मुराद है क्वांटा यूनिट ऑफ एनर्जी। इस यूनिट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहा जाता है। सो आइंस्टाइन के मुताबिक इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो असल में E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होनी चाहिए। सो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कोई एक फोटोन रखेगा अपने पास। एनर्जी क्वांटम्स को फोटोन कहते हैं और हर फोटोन की एनर्जी इसके बराबर है। और अगर हम देखें तो ये वही रिलेशन है जो प्लांक्स ने यहाँ पर लिखा था। प्लांक्स की इस रिलेशन में असल में ये चीज थी, इज इक्वल टू एन एच एफ। जो टोटल एनर्जी वो क्वांटाइज्ड होगी, लेकिन प्लांक्स के आइंस्टाइन के मुताबिक लाजमी नहीं कि टोटल एनर्जी क्वांटाइज्ड है, हर एनर्जी का हर यूनिट ही क्वांटाइज्ड होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, वेव नहीं है। इनमें से हर पार्टिकल की एनर्जी एच एफ होगी, इसकी एनर्जी भी एच एफ होगी। सो इन सब की एनर्जी को हम लोग ई एन एच एफ का नाम देते हैं। सो ये बेसिकली आइंस्टाइन का आइडिया था। इस इक्वेशन से एक चीज आइंस्टाइन ने पहली बार दुनिया के सामने रखी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सिर्फ वेव नेचर नहीं रखती, वो बल्कि वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। क्योंकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्वांटा कह रहे हैं। आमतौर पर इनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। और जो पैकेट्स होते हैं वो वेव्स नहीं होती, बल्कि वो आपके पास मैटर की शक्ल में होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। सो चूंकि फोटॉन्स, मैक्सवेल की थ्योरी ये बताती थी कि जो फोटॉन्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पर एफ को लिख सकता हूँ सी ओवर लेमडा। सो यहाँ पर जो लेमडा, इस चीज को हम लोग, लेमडा को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई ई। और ये सॉरी, ये लेमडा कहलाता है असल में डी ब्रॉय वेवलेंथ। इसको ब्रॉगली नहीं कहते, ये डी ब्रॉय है। सो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ है आपके पास। यानी कि हमने एक मटेरियल, एक मैटर लाइक फार्मूला लिखा, E इज इक्वल टू एच एफ शो करता है कि लाइट मटेरियल पार्टिकल है, और V इज इक्वल टू एफ लेमडा शो करता है कि जो लाइट जो है वो वेव लाइक पार्टिकल, वेव लाइक एंटिटी है। सो हमने दोनों फार्मूले को मिला दिया और आपके पास ये एक नया फार्मूला बन गया। सो इस फार्मूले के जरिए आइंस्टाइन ने पहली बार एक इंडिकेशन दी थी कि असल में जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो ना सिर्फ वेव नेचर रखते हैं, बल्कि वो मटेरियल पार्टिकल लाइक नेचर भी रखते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, इसको हम डिटेल से जाके डिस्कस करेंगे एक इस बात का मजीद मतलब क्या है। सो बहरहाल यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक क्लियर है? जी गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन? ओके। सो अब आइंस्टाइन ने फिर इस थ्योरी को इस्तेमाल करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस तरीके से रिजॉल्व किया। सो आइंस्टाइन ने सजेस्ट ये किया कि चूंकि फोटोन कोई एनर्जी यूनिट है, तो असल में फोटोन जब, ये मेटल है, अब इसके साथ जब आके फोटोन टकराता है तो इसकी कोई एनर्जी एच एफ होगी, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी असल में मुंतकिल कर देगा इस मेटल को। और इस मेटल का कोई स्पेसिफिक वर्क फंक्शन है। सो वर्क फंक्शन से मुराद है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की स्मॉल कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड इसका कोई वर्क फंक्शन होगा, यानी कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस मेटल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए। सो आपने फोटोन बम्बार्ड करवाया एच एफ एनर्जी का, उसमें जितनी एनर्जी इसको चाहिए आयोनाइज होने के लिए वो तो आपने इसको प्रोवाइड कर दी। जो बाकी एनर्जी बचेगी वो असल में मेटल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि एच एफ को, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी नॉट एच एफ माइनस एच एफ नॉट, या
अगर हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन आएगा, मैं फिलहाल उसको निगलेक्ट कर देता हूँ। एच एफ माइनस एफ नॉट। सो ये आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, जिस फार्मूले को हम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। सो ये असल में आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। सो उसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया एक तरह से आसान अल्फाज में एनर्जी के साथ, कि अब वर्क फंक्शन से मुराद हम ये नहीं ले रहे कि उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए, बल्कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जो हमने बात की थी बोहर्स के फार्मूले में एनर्जी की बात करते वक्त, कि अगर हाइड्रोजन के पहले शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो जब तक आप ये एनर्जी नहीं देंगे हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होगी। सो असल में ये आइडिया भी आइंस्टाइन के इसी फार्मूले की बेस पर डेवलप हुआ है कि फ्रीक्वेंसी, असल में हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज को स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, हम असल में एनर्जीज की बात कर रहे होते हैं। तो जब तक आप मेटल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। वो जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है, वो असल में उस मटेरियल का वेव फंक्शन डिसाइड करता है। सो उस चीज को हम वेव फंक्शन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट वेव फंक्शन कह रहा हूँ वर्क फंक्शन से, और डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। सो चूंकि वर्क फंक्शन भी असल में एनर्जी है, सो ये आपके पास एच एफ नॉट के बराबर होगी। उस मटेरियल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, वही उसका, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो उसका वर्क फंक्शन है। सो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, अब हम इसको अब हम इनको सारे उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स सो फोटॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी कैरियर्स होते हैं, उनके पास कोई एनर्जी है जिसको हम एच एफ का नाम दे रहे हैं। जब किसी एनर्जी एच एफ का फोटोन आके बम्बार्ड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, तो वो अपनी सारी एनर्जी उस फोटोन को दे, उस मेटल को प्रोवाइड कर देता है, मेटल उसके इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देता है। उनमें से जितनी एनर्जी उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, जो इलेक्ट्रॉन और मेटल के न्यूक्लियस के दरमियान है, जिसको हम एक तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, वो एनर्जी मेटल अब वो बॉन्ड तोड़ने के काम आ जाती है, जिसको हम एच एफ नॉट कह रहे हैं। बाकी जो एनर्जी बचेगी, वो जो इलेक्ट्रॉन एस्केप हुआ है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जरिए अगर हम ये देखें, तो हम उन सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को साबित कर सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स हमें बता रहे हैं। सबसे पहला ये था कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। सो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सिर्फ एफ के साथ है, फाइव वगैरह के साथ है, इंटेंसिटी के साथ नहीं है। सो इसका मतलब है कि हम उस पहले पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप जब तक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे फाई नॉट, तब तक इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। सो लेट्स सपोज कि अगर आपका एफ बराबर है एफ नॉट के, तो इस फॉर्मूले में ये चीज जीरो के बराबर हो जाएगी। जीरो के बराबर आने का मतलब ये है कि आपके पास वी मैक्स जीरो आ जाएगा। सो यानी कि जब आपके पास इनकमिंग फोटॉन्स उस एनर्जी के बराबर हैं जितनी जितनी सिस्टम की या जितनी आपके मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी है, सो बॉन्ड तो टूट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एस्केप नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी वेलोसिटी जीरो के बराबर है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स आके बम्बार्ड कर रहे हैं, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी। सो जिसकी वजह से उनका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अभी ग्राफ ड्रॉ किए थे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वो साबित हो जाएंगे। अब इन ग्राफ्स को दोबारा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अगर डिफरेंट फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी सेम है, तो उन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन ये कहती है कि एच एफ फ्रीक्वेंसी के जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जिसको हम यहाँ पर ई वी नॉट भी कह सकते हैं। सो लिहाजा ये पहला पॉइंट तो यहाँ पर साबित हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि R2 में ये है कि अगर आपके पास इंटेंसिटी सेम है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जीज की जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। स्पीड डिफरेंट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ये भी हम लोग इस इक्वेशन के जरिए साबित कर सकते हैं, बल्कि हम शो करवा सकते हैं कि एच एफ इज इक्वल टू 5 प्लस
हाफ एम वी स्क्वेयर। सो अगर आपके पास एफ डिफरेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग वी मैक्स डिफरेंट है, वी मैक्स डिफरेंट है तो फिर आपके पास वी नॉट स्पीड डिफरेंट होंगे। सो ये सेकंड पॉस्टुलेट को भी साबित कर रही है। तीसरा, चूंकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन चाहिए और आइंस्टाइन के मुताबिक ये वर्क फंक्शन एच एफ नॉट के बराबर है, तो जब तक आपकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम होगी किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इस बात का मतलब ये है कि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होंगे। सो आइंस्टाइन के आइडिया में हम वर्क फंक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आइडिया को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें भी वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी इसको साबित करती है। वो ये कहती है कि एक दफा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव होगी, एक दफा आपके इनकमिंग फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, उसके बाद जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा फोटोन्स एक यूनिट एरिया पे बम्बार्ड करेंगे, जिसकी वजह से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और अल्टीमेटली उतना ही ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। सो ये उसका चौथा पॉस्टुलेट है आइंस्टाइन की थ्योरी से जो हम साबित कर सकते हैं। पांचवा, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ये प्रोसेस अगेन इंस्टेंटेनियस होता है। अगर हम उसका टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो वो टाइम बहुत ही कुछ स्मॉल आएगा और इस टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम बाद में किसी वक्त कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल ये हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है। इसको अनसर्टेनिटी रिलेशन से साबित किया जा सकता है इस पॉइंट को। लेकिन बहरहाल आइंस्टाइन की थ्योरी इस पॉइंट को भी इलेबोरेट करती है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ आखिरी पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आइंस्टाइन की इक्वेशन से हम लोग असल में प्लांक्स कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं कि वो आपके पास बराबर है, हमने भी लिखा था हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। सॉरी, मैं एच एफ नॉट, चलो मैं इसको एक दफा ऐसे लिख देता हूँ, एच एफ नॉट ही लिख देता हूँ। सो ये बन गया ई वी नॉट एच एफ माइनस फाइव, ये वर्क फंक्शन है। सो वी नॉट को मैं ऐसे रहने देता हूँ, ई पे डिवाइड कर देते हैं, माइनस फाइव ओवर ई। अगर आप ये देखें तो ये इक्वेशन बहुत हद तक रिसेंबल कर रही है इस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। एम क्या चीज़ है, आपके पास स्लोप है। अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था इंटेंसिटी और फोटो करंट के दरमियान, वही आपको ये एक लाइन शो कर रहा था जो R4 में हमने कहा था। से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो स्लोप होगी वो स्लोप आपके पास m बराबर होगा h ओवर e के। अब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू मौजूद है, तो आप इस वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट करें तो आप बहुत इजीली रिलेट फाइंड कर सकते हैं प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। जिसको बाद में मिलिकन ने फाइंड किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिस पर ही किया गया था। यहाँ पर सी सिर्फ एक कांस्टेंट है। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ किसी जगह, एम जो है वो आपके पास एच ओवर ई के बराबर है। आप इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन दी हो तो असल में यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट बराबर आ जाएगा स्लोप मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। ये मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा असाइनमेंट में जिसके जरिए आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे और उसको जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली प्लांक्स कांस्टेंट देगा। और देन जो ये कांस्टेंट है सी, ये असल में माइनस फाइव नॉट के बराबर है। सॉरी, या अगर हम इसको 5 भी रहने दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसकी वैल्यू, ये वर्क फंक्शन चेंज होने से ज्यादा ये होगा कि अगर ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये इस लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर नेगेटिव वाई एक्सेस पे ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ इस ग्राफ की पोजीशन को ऊपर नीचे करेगा, इससे एच की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका सिर्फ वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा, अब मैं बस आखिरी मिनट में ना इसको एक दफा सम अप कर लेता हूँ, इस सारे समरी को जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है। कि आइंस्टाइन का आइडिया इस थ्योरी में था क्या। पहला पॉइंट तो ये है कि जो ईएम रेडिएशन होती है वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है। पहली बार इसने फोटॉन्स का आइडिया दिया था आइंस्टाइन ने यहाँ पर। सेकंड ये था कि फोटॉन्स जो होते हैं पार्टिकल लाइक होते हैं, इनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करते हैं, और इनमें पार्टिकल लाइक फीचर भी हैं, यानी कि क्वांटास होते हैं इनमें।
ये इसका एक सेकंड पॉस्टुलेट था। दूसरा इसने कहा था कि हर फोटोन की जो एनर्जी है वो असल में इसके बराबर होती है, hc/λ के बराबर, और यहाँ पर जो लैम्डा होती है आपके पास डी ब्रॉय की वेवलेंथ है। इसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी में दोबारा डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट ये था कि अगर आपके पास जो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास NHF के बराबर होगी, वेयर n नंबर ऑफ क्वांटाज है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बराबर है असल में। और जो आप और चूंकि हमने कहा था कि ये सिर्फ 1 2 3 या 4 की फॉर्म में हो सकते हैं, इसका मतलब है कि आप फोटॉन्स को डिवाइड नहीं कर सकते। सो फोटॉन सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट एनर्जी का। सो इज इट क्लियर? सो ये हमारा आज का माम लेक्चर था। मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ।